जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भोकाल महोत्सव के समापन समारोह के तीसरे दिन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ वन लाइनर डिस्कस कर रहे होते हैं और इस सीरीज़ को हम लोगों ने तैयारी के भोकाल महोत्सव का समापन समारोह नाम दिया है। तो इससे पीछे के दो क्लास में हम लोगों ने पहले क्लास में 100 क्वेश्चन डिस्कस करा था और कल के क्लास में 37 क्वेश्चन डिस्कस करा था। आगे की क्लासेस कुछ टेक्निकल इशू के चलते नहीं हो पाई थी, तो जो आपका बचा हुआ 63 क्वेश्चन है उसको हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि आपको पिछले दो क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हुई है, उसी तरह आज के इस क्लासेस से भी आपकी बहुत सारी साइंस का ऐसा पोर्शन होगा जो पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जो हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 38 नंबर। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान में रखिएगा। 37 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कल के सेशन में करा था, आगे हम लोगों को कंटिन्यू 38 से करना था। तो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया और जब इसको फेंका गया तो ये ऊपर की ओर गया और मैक्सिमम हाइट को कवर करा और फिर ये कहाँ पे आ गया, तो ज़मीन पे आ गया। और ऊपर जाने और नीचे आने में इसको टोटल टाइम कितना लगा, 13.5 सेकेंड का समय लगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या था, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, अगर ये गेंद ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और 13.5 सेकेंड में ऊपर जाकर के ये फिर से नीचे आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम है ये ऊपर जाने का भी है और नीचे आने का भी है। लेकिन हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कि इसको किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी एक समीकरण तो हम लोगों को मालूम है कि v इक्वल टू होता है u माइनस जी टी। क्या होता है, u माइनस जी टी, जहाँ पे v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण। कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टाइम ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये जो टाइम है ये ऊपर जाने और नीचे आने दोनों का है। किसी एक साइड के टाइम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो टाइम होगा वो 13.5 का आधा हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाने में, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो इसको समय लगेगा वो क्या हो जाएगा सर, तो सर जो टोटल टाइम दिया हुआ उसका आधा हो जाएगा। तो 13.5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6.75 के आसपास आएगा। ध्यान देंगे कि आपको u निकालना है और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो कुछ देर के लिए इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर जब वेग 0 होगा तो वो नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार जो प्रारंभिक वेग आएगा वो कैसे आएगा, आप कहेंगे इसी फार्मूला से आएगा। तो इस फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको रखते हैं। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा वेग है वो तो 0 ही होगा, प्रारंभिक वेग हमको निकालना ही है, और साथ ही जी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जी का वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना है आपका, तो आप कहेंगे 6.75 है टाइम हमारा। आपको क्या निकालना है सर, प्रारंभिक वेग निकालना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये u अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस u, और इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 10 इंटू 6.75 है। तो आप कहेगा कि गुरुजी ये यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो, और ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 675/10 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 675/10 है तो ये आपका हो जाएगा 67.5। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट कट जाएगा, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो प्रारंभिक वेग होगा वो 67.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सही आंसर आपका कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 67.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में इवैपोरेशन कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वाष्पीकरण जो है वो एक प्रकार की सतही घटना है।
वाष्पीकरण क्या है? तो आप कहते हैं ये एक सरफेस फिनोमिना है, सतही घटना है। किसका कारण बनता है चेला? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये ठंडक का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? ठंडक का कारण बनता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। किसके वजह से? वाष्पीकरण के वजह से। गर्मी के दिनों में आपके बॉडी से जब बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और आप पंखा के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। किस घटना के चलते? तो सर वाष्पीकरण के चलते। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो वाष्पीकरण की घटना है ये अन्य फैक्टर से यानी कि अन्य कारणों से प्रभावित भी होती है। और वो कारण क्या है? तो सर वो है तापमान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। साथ ही साथ आर्द्रता, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। साथ ही सतही क्षेत्रफल, ये भी क्या करती है? तो वाष्पीकरण की घटना को प्रभावित करती है। और साथ ही जो वायु का वेग होता है वो भी क्या करती है? तो वाष्पीकरण की घटना को प्रभावित करती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि वाष्पीकरण की घटना किस किस चीज़ से प्रभावित होती है, तो आप कहेंगे कि वायु के वेग से प्रभावित होती है, वायुमंडल के आर्द्रता से प्रभावित होती है, साथ ही साथ तापमान से प्रभावित होती है। और किससे प्रभावित होती है? तो आप कहेंगे सतही क्षेत्रफल से प्रभावित होती है। और साथ ही जो आपका द्रव होता है उसके नेचर से भी ये क्या होती है? प्रभावित होती है। अगर कोई द्रव ऐसा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो तेज़ी से वाष्पित होगा, जबकि अगर कोई ऐसा द्रव होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सर ज़्यादा होगा, तो वो देर से वाष्पित होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही ध्यान देंगे कि ये जो आपका वाष्पीकरण की घटना है ये क्या है? एक स्लो प्रक्रिया है। क्या है सर? एक स्लो प्रक्रिया है। और साथ ही आप कहेंगे कि एक प्रकार की सतही घटना भी है। ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या पूछा गया कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें कोई डाउट नहीं है, 331 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा? आप कहेंगे गुरुजी डेमोक्रिटस ने इसके बारे में चर्चा करा था। तो ये भी आपका एक इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रकार का मिश्रण कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो वैसे तरल पदार्थों का मिश्रण जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिल नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कीपों या फनल द्वारा अलग कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दो ऐसा तरल पदार्थ जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे पानी और तेल एक दूसरे के साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पानी और तेल को आप कीप या फनल मेथड द्वारा क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि तेल और पानी से बना मिश्रण को हम लोग किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? तो कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। ध्यान में रखेंगे कि दो लिक्विड अगर एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? मिसिबल लिक्विड कहेंगे, यानी कि घुलनशील द्रव कहेंगे या घुलनशील तरल पदार्थ कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बड़ा ही आसान सा सवाल। चूँकि इस टाइप के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं तो आप सबों को रिकॉल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मालूम है कि आप सबों को मालूम है और आंसर सही से कर लेंगे, लेकिन चीज़ों को परखना भी ज़रूरी होता है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन कि रिक्सिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आप कहेंगे गुरुजी कई बार आपने बताया है कि रिक्सिया जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। और मेरे मित्र आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जो प्लांट के स्पीसीज़ हैं उसको हम लोग 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आपका थैलोफाइटा होता है, दूसरा आपका क्या होता है? तो गुरुजी दूसरा हमारा ब्रायोफाइटा होता है, तीसरा टेरिडोफाइटा होता है, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा आपका एंजियोस्पर्म होता है। जिसमें रिक्सिया किसके अंतर्गत आता है? आप कहेंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र इस प्रकार के क्वेश्चन में अटकते हैं, बस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से अटकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 8 kg भार वाले Fe की गेंद और 3 kg भार वाले एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें कौन सी राशि समान होगी? ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारा Fe का बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना है? 8 kg। ध्यान में रखिएगा, Fe किसको बोल रहे हैं सर? लोहा को। तो जो लोहे से बना हुआ गेंद है उसका द्रव्यमान 8 kg है, और ये हमारा एल्यूमिनियम का गेंद है जिसका द्रव्यमान 3 kg है।
दोनों ही गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इस दोनों में कौन सी राशि समान होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये दोनों बॉल जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में क्या होगा, सर चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा समान होगा। अब सवाल क्या आती है, सवाल ये आती है कि ये दोनों गिरेगा सर किसके अंतर्गत। आप कहेंगे सर पृथ्वी पे गिर रहा है, मतलब क्या कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरेगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर एक गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा वस्तु कोई सा भी हो, द्रव्यमान उसका कुछ भी हो, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो किसके अकॉर्डिंग गिरेगा, तो आप कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के अकॉर्डिंग ही गिरेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसको इतना ही गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींच रही है। मतलब ये हुआ कि इस बॉल का भी गुरुत्वीय त्वरण समान और इसका भी गुरुत्वीय त्वरण समान होगा। और भाई मेरे आपसे क्वेश्चन भी यही करा जा रहा है कि 8 केजी भार वाले Fe की गेंद और 3 केजी भार वाले एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की H से गिराई जाती है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें कौन सी राशि समान होगी। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका गुरुत्वीय त्वरण समान होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि गुरुजी इसका त्वरण समान होगा, एक्सेलरेशन समान होगा। या अगर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और मेरे मित्र जब किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण की बात तो हम लोग 100% करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतः श्वसन, यानी कि जब आप सांस को अंदर लेते हो तो अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जैसे ही हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा का आयतन होता है, जैसे ही इनहेल करते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवा उसमें समा जाता है। और जो बढ़ जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ों की अस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़ों की अस्फीति कहते हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी फेफड़ों के अस्फीति के चलते, फेफड़ों के अस्फीति के चलते अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े में क्या होते हैं, हवा भर जाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, इससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान में रखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में आपके शरीर में बचे हुए भोज्य पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के उपरांत आपको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे श्वसन की प्रक्रिया दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन या एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और एक होता है आपका ऑक्सीजन का अनुपस्थिति वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो मेरे मित्र ये आपके लिए VVI है और बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत जो है वो आपका उत्परिवर्तन है। क्या है, उत्परिवर्तन है, और इसको आप सबों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये भी VVI है सर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये प्रथम आयनीकरण क्षमता क्या है। मेरे मित्र इसी को हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु के आयन बनने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, या किसी उदासीन परमाणु के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम आयनीकरण क्षमता या फिर प्रथम आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा प्रथम आयनीकरण ऊर्जा किसका होता है, तो सर सबसे ज़्यादा सोडियम का होता है। इसके बाद किसका होता है, इसके बाद मैग्नीशियम का होता है, फिर किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, और फिर किसका होता है, तो सिलिकॉन का होता है। ध्यान में रखेंगे प्रथम आयनीकरण ऊर्जा क्या है, तो आप कहेंगे कि उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रहा होगा वही क्या कहलाएगा, तो सर प्रथम आयनीकरण क्षमता या फिर प्रथम आयनीकरण ऊर्जा कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका गांठ बांध लेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। मेरे मित्र यहाँ पे ऑप्शन देना जरूरी था,
ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि इस चारों में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। आपका ऑप्शन क्या सब है? पहला है पीवीसी, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा है बेकेलाइट और चौथा आपका पॉलीस्टीरीन। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्लास्टिक होते हैं, जो आपका प्लास्टिक होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और दूसरा आपका क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पीवीसी है, जिसका फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और साथ ही साथ जो आपका टेफ्लॉन है और साथ ही जो पॉलीस्टीरीन है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, साथ ही साथ पॉलीस्टीरीन और टेफ्लॉन किसके उदाहरण हैं? आप कहेंगे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। जबकि जो आपका बेकेलाइट है, ये किसका उदाहरण है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, आप कहेंगे कि पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जबकि बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बेकेलाइट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लास्टिक कैसे बनता है। तो सर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जो चीज़ तैयार होता है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन करा गया कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक दो प्रकार के, पहला हमारा कौन सा होगा? थर्मोसेटिंग, दूसरा कौन सा होगा? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग के उदाहरण कौन होंगे? आप कहेंगे सर बेकेलाइट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो वल्केनाइज रबर होता है वो भी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही उदाहरण होता है। जबकि जब हम लोग थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो जो पीवीसी है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, ये सब के सब किसके उदाहरण हो जाते हैं? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 49 नंबर। क्या पूछा जा रहा है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस दोनों में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दर्पण एवं लेंस का प्रकार है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक गोलाकार दर्पण है और पतली गोलाकार लेंस है, और दोनों का जो फोकल लेंथ है यानी कि फोकस लंबाई है वो -20 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दर्पण का प्रकार क्या होगा और लेंस का प्रकार क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, चूंकि फोकल लंबाई निगेटिव है, ऋणात्मक है, हम कहेंगे कि जो हमारा दर्पण होगा वो उत्तल होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और साथ ही लेंस कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी लेंस जो है वो हमारा अवतल होगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस दोनों में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, तो दर्पण एवं लेंस का प्रकार है। आप कहेंगे कि गुरुजी दर्पण जो है वो उत्तल है और लेंस जो है वो अवतल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है और साथ ही जो अवतल लेंस होता है, इस दोनों का फोकस लंबाई क्या होता है? तो आप कहेंगे ऋणात्मक होता है। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाइट बढ़ने के साथ कौन बढ़ता है? ऑप्शन है केई, पीई रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं केई की, तो हम लोग कहते हैं केई का फॉर्मूला होता है ½ mv², और गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी mgh। मतलब ये हुआ कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगी, गुरुत्वीय त्वरण पे भी डिपेंड करेगी और ऊंचाई पे भी डिपेंड करेगी। आप क्या कहेंगे कि ऊंचाई बढ़ेगा तो जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा वो भी बढ़ेगा, और अगर ऊंचाई घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होगा? घट जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे तो सीधा सीधा करा जा रहा है कि हाइट बढ़ने के साथ कौन बढ़ता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी हाइट बढ़ने के साथ पीई यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ऊपर फेंकने के दौरान या फिर जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तब वस्तु का कौन सा ऊर्जा घटेगा और कौन सी ऊर्जा बढ़ेगा? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेग घटता चला जाएगा,
और वेग पे क्या डिपेंड करता है, गतिज ऊर्जा। तो हम कहेंगे कि वेग घटता चला जाएगा, मतलब ऊपर फेंकने के क्रम में जो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी वो घटती चली जाएगी, जबकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊंचाई बढ़ता चला जाएगा, तो सर जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऊपर फेंकने के क्रम में गतिज ऊर्जा घटेगी, जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्न में से किसका शरीर कोशिका की 2 परत से बना है। ऑप्शन देना जरूरी था सर, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेपवार्म, हाइड्रा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हाइड्रा का शरीर होता है ये कोशिका की 2 परत से बना होता है, जबकि लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया और टेपवार्म कोशिका की एक ही परत से बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जानवरों का सबसे बड़ा समूह, बड़ा ही लल्लू लाल सा सवाल। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दशकों से हम लोगों को याद है कि जानवरों का सबसे बड़ा समूह किसे बोला जाता है, ऑर्थ्रोपोडा को बोला जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, क्या पूछा जा रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि विसरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है सर पदार्थ के कणों का आपस में मिल जाना। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग गैसों के डिफ्यूज़न रेट की बात करते हैं तो गैसों का जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, आप सीधे कहेंगे कि गैस में विसरण की जो प्रक्रिया होती है, डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है या पौधे के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान किया जाता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे विसरण प्रक्रिया के थ्रू ही क्या किया जाता है, तो सर पौधे के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। आप कहीं पे भी अगरबत्ती जलाते हो भगवान के पास या कहीं पे पूजा पाठ वगैरह करते हो, अगरबत्ती का जो सेंट होता है, महक होता है, वो आप तक पहुंच जाता है किस प्रक्रिया के थ्रू, विसरण प्रक्रिया के थ्रू। आपके किचन में सुगंधित खाना बन रहा होता है, स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है, आपको पता चल जाता है उसके महक से। और ये महक कैसे आता है, तो सर विसरण की प्रक्रिया से। तो ये चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेंसिडिटी क्या है, ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में भी रेंसिडिटी ही बोलते हैं। आप कहिएगा सर ये क्या होता है, तो मेरे मित्र एक चीज़ को आप सबों ने ऑब्जर्व करा होगा कि गर्मी के दिनों में अगर सवेरे में खाना बन जाता है, मतलब वो मॉर्निंग में 8-9 बजे के आसपास खाना बन जाता है, तो शाम के 4-5 बजते बजते तक जो खाना होता है वो महकना शुरू कर देता है, यानी कि उसका जो टेस्ट होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर दाल वगैरह आपने सुबह में बनाया है तो शाम होते होते वो खट्टा हो जाता है। आप सभी क्या कहते हो कि खाना बर्बाद हो गया। मेरे मित्र ये जो खाना का टेस्ट बिगड़ गया है, जो खाना का टेस्ट बिगड़ गया है, इसी को हम लोग साइंस में क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो आप सभी क्या कह सकते हैं कि रेंसिडिटी का मतलब हुआ जो भोजन है उसका खराब हो जाना, सरल शब्द। अब सवाल ये है कि गुरुजी भोजन खराब क्यों हो जाता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने सब्जी बनाया या फिर दाल बनाया, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर बनाने में तेल का यूज़ करते हैं। तेल में चेला जी क्या रहता है, तो सर तेल में फैट रहता है। क्या रहता है, फैट रहता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो फैट है ये गर्मी के दिनों में क्या होता है, तेजी से ऑक्सीकृत होता है, जिस वजह से खाने का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, या जो खाना है उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी एक तरह से रेंसिडिटी प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं, तो आप कहेंगे फैट के ऑक्सीकरण के रूप में देख रहे हैं, यानी कि खाना में जो तेलीय पदार्थ है, फैटी सब्सटेंसेस है, वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि रेंसिडिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्चुअल में तो ये खाना का बर्बाद होना हुआ। एक्चुअली खाना बर्बाद क्यों हो रहा है, तो सर फैटी एसिड का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि रेंसिडिटी क्या है, तो आप कहिएगा फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। रेंसिडिटी क्या है, आप कहेंगे फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। और मेरे मित्र एक चीज़ आप सभी कमेंट करके बताइए कि चिप्स के पैकेट में चिप्स को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे
कि जब हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? तो सर जो प्रश्वसन होता है और साथ ही जो निश्वसन होता है, दोनों आ जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? तो आप कहेंगे प्रश्वसन और निश्वसन। तो आप सभी यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे सांस लेने की प्रक्रिया पूछा गया था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था? क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी प्रश्वसन और साथ ही साथ निश्वसन ये क्या होता है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही लल्लू लाल सवाल, विद्युत धारा मापा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी विद्युत धारा जो है वो एमीटर के थ्रू मापा जाता है, विभवांतर वोल्ट मीटर के थ्रू मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के डायरेक्शन को बताता है और कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को भी मापता है। और साथ ही आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर खाली जगह रहेगा तो साउंड क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, जिससे क्या होगा? इको प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारा ऑडिटोरियम वगैरह हॉल वगैरह होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, उसमें आप कुछ भी बोलते हो तो क्या होता है सर? आवाज़ गूंजता है। तो ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? आप कहेंगे फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिध्वनि जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है या किस घटना के चलते उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि के परावर्तन के घटना पे क्या होती है? आधारित होती है, या ध्वनि के परावर्तन के चलते उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता था। तो मेरे मित्र, आपका ऑप्शन रूस, चीन, भारत, यूनान था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ का विभाजन है इस चीज़ को इन चारों ही देश में से भारत में लंबे समय से माना जा रहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भारत हो जाएगा। तो आप सभी इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे, VVI के रूप में अपने माइंड में याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम का प्रथम आयनीकरण क्षमता का सही क्रम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए VVI है, और इससे पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपके लिए VVI था। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आप प्रथम आयनीकरण क्षमता को याद रख सकते हैं कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होगा वो हमारा प्रथम आयनीकरण क्षमता कहलाएगा। लेकिन जो अलग अलग तत्वों का आयनीकरण क्षमता है उसको तो आप सबों को याद ही रखना होगा। और यहाँ पे विचार करना है हमको मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम में। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इन तीनों ही तत्व में सबसे ज़्यादा जो आयनीकरण क्षमता होगा, प्रथम आयनीकरण क्षमता, वो बेरिलियम का होगा। फिर किसका होगा? तो फिर सर मैग्नीशियम का होगा। और फिर किसका होगा? तो फिर आपका कैल्शियम का होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन है Ag, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में जो तत्व पाए जाते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किसके नीचे? तो सर हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? लो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ Ag ही हमारे ऑप्शन में ऐसा है, यानी कि चांदी ही हमारे ऑप्शन में ऐसा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कम अभिक्रियाशील होगा और प्रकृति में कैसे मिलेगा? तो आप कहेंगे मुक्त अवस्था में मिलेगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे Ag, यानी कि सिल्वर जो है वो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे सोना की, हमारे ऑप्शन में सिल्वर ना दे करके सोना रहता तो हम लोग किसको टिक करते? सोना को टिक करते। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सोना और चांदी जो है वो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो निम्न अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, डैश कहलाता है। आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और कार्बन का वह गुण जिसके चलते वो अलग अलग अणु के साथ चेन में जुड़ता है, क्या कहलाता है? आप कहते हैं श्रृंखलन गुण कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कार्बन के इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के चलते कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या है सर? ज़्यादा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? मेरे मित्र, आप सभी से ये ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। आप सबों को मालूम है कि उत्तल दर्पण में अगर उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा पोल यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आप कहेंगे सर सीधा होगा, आभासी होगा और छोटा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आप क्या कहेंगे कि इमेज P एवं F के बीच बनेगा। P एवं F के बीच बनेगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। साथ ही इमेज कैसा होगा? आप कहेंगे गुरुजी सीधा होगा। और कैसा होगा? आप कहिएगा काल्पनिक यानी कि आभासी होगा। और कैसा होगा? तो आप कहेंगे छोटा होगा। तो क्वेश्चन आपसे जो करा जा रहा था कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आप कहेंगे पहला चीज़ तो इमेज जो है वो पोल यानी कि उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पूछा गया है कि डैश एक मोनोकॉट है, और यहाँ पे ऑप्शन देना जरूरी था, तो सर दे दिए हैं फर्न, एस्पायरोगैरा, आइपोपोमिया और नेक्स्ट है आपका पेप्सियोपेडिलम। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मोनोकॉट है। आप कहेंगे सर ये मोनोकॉट का मतलब क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्र होगा उसमें, और डाइकॉट मतलब उसमें दो बीज पत्र होगा। तो आप सभी क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि जो फर्न, एस्पायरोगैरा और आइपोपोमिया है ये क्या है आपके? तो सर मोनोकॉट नहीं है, जबकि जो आपका पेप्सियोपेडिलम है ये क्या है? मोनोकॉट है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश एक मोनोकॉट है, तो आपके ऑप्शन में से जो आपका पेप्सियोपेडिलम है ये क्या है? तो सर मोनोकॉट है, और इसको एज अ VVI आप सभी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थ जैसे डैश को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपका पीछे के सेशन में भी आया था, लेकिन लैंग्वेज कुछ और था, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है। क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि औद्योगिक उपयोग के लिए यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो इथेनॉल बनाया जाता है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है उसका क्या नाम है? आप क्या कहते हैं कि गुरुजी पीछे के सेशन में ही आपने अल्कोहल के विकृत गंधिता पे डिस्कस करा था, और आपने क्या बोला था कि अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है? तो सर ये जहरीला हो जाता है और लोग इसका पीने के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थ जैसे डैश को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। आप कहेंगे मेथेनॉल। क्या कहेंगे? मेथेनॉल। ध्यान में रखेंगे कि जब इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है तब इसका कलर कैसा हो जाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसमें कलर भी मिलाया जाता है, और जो कलर होता है वो नीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन करा जा रहा है कि चांदी का सापेक्ष घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ है, तो चांदी का घनत्व क्या है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व और बटा जल का घनत्व। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका वस्तु क्या होगा? आप कहेंगे चांदी। तो चांदी का हमको क्या निकालना है सर? तो सर घनत्व निकालना है, जबकि सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है।
तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे चांदी का सापेक्ष घनत्व इक्वल टू हो जाएगा चांदी का घनत्व बटा जल का घनत्व। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जी, चांदी का सापेक्ष घनत्व कितना है? आप कहिएगा 10.8 बराबर किसके होगा? तो आप कहेंगे चांदी के घनत्व के बराबर होगा। चांदी का घनत्व तो आपको निकालना ही है, तो लीजिए चांदी का घनत्व बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जल का घनत्व। कितना दिया हुआ है? 10⁻3। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चांदी का घनत्व होगा, जो चांदी का घनत्व होगा वो कितना हो जाएगा? 10.8 × 10⁻3 kg/m³। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10.8 × 10⁻3 kg/m³। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि घनत्व का यूनिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तो मास के लिए यूनिट हम केजी लेते हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो हम लोग कह देते हैं कि गुरुजी घनत्व का तो यूनिट होता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट होता है? आप कहेंगे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक घनत्व जो है वो दो शुद्ध संख्याओं का अनुपात होता है, इसीलिए जो आपका सापेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? आप सभी धड़ल्ले से कहते हैं कि गुरुजी ये 6400 किलोमीटर होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग मीटर में बात करेंगे तो क्या कहते हैं? 6.4 × 10⁶ मीटर। तो किलोमीटर और मीटर दोनों वाला वैल्यू याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोनों वैल्यू से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे जो निषेचित अंडा युग्मज की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फैलोपियन ट्यूब में जब फीमेल का स्पर्म मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक दूसरे के साथ मिलता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली में स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिलता है, तो मिलना मतलब डिफ्यूज होना, और इसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन जब भी होगा तो स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करेगा। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निषेचित अंडा युग्मज, ध्यान में रखेंगे कि स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होगा तब वो क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग युग्मज कहते हैं। तो जाइगोट हमारा क्या होता है? आप कहेंगे निषेचित अंडा युग्मज होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मज बनता है, जिसको हम लोग निषेचित अंडा युग्मज कहते हैं, वो किसके परत में जाकर के समा जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो जो है वो गर्भाशय के परत में जाकर के समा जाता है। किसके परत में समा जाता है? आप कहेंगे गर्भाशय के परत में जाकर के समा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। आप कहेंगे गुरुजी कई बार हम लोगों ने याद करा है कि जो सिनेप्स होता है वो दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है, यानी कि जगह होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, क्या पूछा जा रहा है कि डैश पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण में बढ़ावा देता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण यानी कि कोशिका विभाजन दोनों की बात की जा रही है, और आपके ऑप्शन में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों रहता है। और आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीन जो है वो कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, जबकि साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा और ये ध्यान में रखना होगा कि जो ऑक्सीन हार्मोन होता है प्लांट का, ये प्लांट के कोशिका वृद्धि में तो सहायक होता ही होता है, साथ ही साथ कोशिका विभेदीकरण में भी मदद करता है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन दोनों को बढ़ावा देता है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप ऑक्सीन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? ऑक्सीन हार्मोन का नाम लेंगे। और चेला जी सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है, तब आप साइटोकाइनिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि बुखार समान चिकित्सक से संबंधित है। अगर आपको बुखार लगता है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। उसी तरह आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आँखों की दृष्टि से संबंधित कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा।
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आँख संबंधित रोग का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। और जो आपका नाक कान और गला स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ENT बोलते हैं, यानी कि ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि कैंसर से संबंधित जो चिकित्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या कैंसर से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डैश तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। मेरे मित्र आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जितने भी मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कौन सा मेटल है। आप कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है Fe, चौथा है आपका हाइड्रोजन। क्या कहिएगा कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेटल हमको Fe नज़र आ रहा है, यानी कि लोहा नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है, हम लोग कहेंगे Fe में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोना किस में घुलनशील है। आप कहेंगे सोना जो है वो एक्वा रीजिया में घुलनशील है, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अम्लराज किस दो सांद्र अम्ल का मिश्रण होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अम्लराज जो है वो आपका सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वारीजिया किसका मिश्रण होता है, आप कहेंगे सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे दुर्बल अम्ल है, और ऑप्शन था फॉर्मिक, बेंजोइक, ऑक्जेलिक, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। मेरे मित्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में आपका सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सबसे दुर्बल अम्ल है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, क्या पूछा गया कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वर्गीकरण का विभिन्न पदानुक्रम क्या हुआ। मेरे मित्र जब आप जीव को अलग अलग किंगडम में डिवाइड करते हो, उसके अलग अलग फैमिली की बात करते हो, उसके अलग अलग वंश की बात करते हो, उसके अलग अलग ऑर्डर की बात करते हो, यानी कि जिसको हम लोग गण बोलते हैं उसकी बात करते हो, तो ये सब के सब क्या है, वर्गीकरण का पदानुक्रम है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो किंगडम होता है, जिसको हम लोग जगत कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो सर अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही लॉलीपॉप सा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। और धातु ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी धातु ऑक्साइड का जो नेचर होगा, यानी कि जो प्रकृति होगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा, जबकि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगा। नेक्स्ट MgO का विलयन डैश प्रकृति वाला होता है। आप कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम क्या है, आप कहिएगा धातु, तो धातु का ऑक्साइड है, इसका विलयन कैसा होगा, आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति वाला होगा। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक गैस, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है सौर ऊर्जा। मेरे मित्र इसमें ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है जिसका उपयोग आप अपने अलग अलग काम के लिए बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं
कि गुरुजी पहले भी प्राकृतिक गैस का उपयोग हमारे पूर्वज के द्वारा किया जाता था, उसके लिए टैंक बनाया जाता था घर में, और आज भी हम लोग मार्केट से सिलेंडर खरीद के लाते हैं, वो भी क्या है, तो सर प्राकृतिक गैस ही है। मतलब साफ है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन सभी में से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है आपका, आप कहेंगे प्राकृतिक गैस। कौन सा है सर, प्राकृतिक गैस। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्राकृतिक गैस है ये आपको कब मिलता है, तो जब आप प्राकृतिक तेल निकालने की प्रक्रिया को कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको तेल से पहले क्या मिलता है, गैस मिलता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे जो प्राकृतिक गैस है, ये जो फिर आपका पेट्रोलियम ऑयल है, ये कैसे बनता है, तो जो आपका एक्वाटिक जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, या बड़ा बड़ा जो समुद्र होता है उसके अंदर जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वे जब डेथ हो जाते हैं तो वे धीरे धीरे समुद्र के सतह में चले जाते हैं, और बहुत दिनों के बाद वो धीरे धीरे समुद्र के सबसे निचली सतह में चले जाते हैं, और वहीं पे ये डिफॉर्म होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, पेट्रोलियम ऑयल का निर्माण कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, क्या पूछा गया है कि हथेली पर एसीटोन डालने से ठंडक महसूस होती है, किस प्रक्रिया के कारण। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में आपने बताया है कि वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो ठंडक का कारण बनती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने हाथ पर एसीटोन रखेंगे तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से धीरे धीरे वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हमको ठंडक महसूस होगी। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि एसीटोन डालने से हमारे हथेली पे जो ठंडक महसूस होती है उसका कारण क्या है, एसीटोन का वाष्प। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डैश एक लिंगी पुष्प है, यानी कि आपका वैसा पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी पपीता इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आवृतबीजी पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना बेनेसन होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, दो प्रकार की शिरा रचना बेनेसन होती है, ये आपके लिए VVI है। नेक्स्ट आसान सा सवाल कि 300 केजी द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी m/v कर दीजिए, 300/150 सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी घनत्व 2 kg पर मीटर, 2 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को डैश इसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी माध्यम में जो प्रकाश परावर्तित हो जाती है या उसके द्वारा जो प्रकाश को परावर्तित किया जाता है, उसके प्रकाश की दिशा को मोड़ा जाता है, वही प्रकाशीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को डैश इसके द्वारा व्यक्त की जाती है। आप कहेंगे प्रकाश घनत्व के द्वारा क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। मेरे मित्र आपके इस PDF में टोटल टाइपिस्ट के द्वारा 83 क्वेश्चन ही टाइप किया गया था। मैंने उसको 100 क्वेश्चन भेजा था, लेकिन पता नहीं 2 बार PDF बना के भेजा है। 83 क्वेश्चन ही है और 83 क्वेश्चन का PDF बना हुआ है, और इस सेशन का आपका कल भी PDF नहीं मिल पाया था। तो टोटल 1 से लेकर के 83 क्वेश्चन तक का PDF आपका क्लास ख़त्म होने के साथ ही टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। और इस बार मैंने PDF से आंसर हटा दिया है सर, और साथ ही जो दूसरा PDF है उसमें आंसर को हाईलाइट कर दिया है। तो पहले मैं आपको बिना आंसर वाला PDF दे दूंगा, और फिर लास्ट में जो आपका PDF जाएगा वो आंसर वाला होगा। तो आपको जैसे सुविधा होगी आप वैसे उसको कर लेंगे। तो ये आपका जो 83 क्वेश्चन है इसका रिवाइज हो जाएगा। हम लोग फिर इसके अगले सेशन में 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कब होगा, तो सर कल के सेशन में होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने कल वाले सेशन में, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन पे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।